अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। नवंबर की एक यकबस्ता रात में अपने क्वार्टर में गर्म लिहाफ के अंदर बैठकर चंद ज़रूरी फाइलों का मुताला कर रहा था कि बैरूनी दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। वो लगभग आधी रात का अमल था। मैं अमूमन इशा की नमाज के बाद सोने के लिए बिस्तर पर लेट जाया करता हूँ, क्योंकि मुझे अलग सुबह बेदार होना होता है। ये मेरा बरसों का मामूल है, लेकिन कभी कभार किसी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र मुझे अपने इस मामूल की खिलाफ वर्जी भी करना पड़ जाती है, जैसा कि आज मैं निस्फ शब के वक्त भी जाग रहा था। दस्तक की आवाज़ दोबारा सुनाई दी तो मैं हरारत लिहाफ छोड़ने पर मजबूर हो गया। अब की बार निस्बतन ज़्यादा ज़ोर से मेरे क्वार्टर का दरवाज़ा बजाया गया था। मैं कमरे से बाहर निकला और सुबह खरामी से चलते हुए क्वार्टर के सहन को अबूर करने के बाद बैरूनी दरवाजे तक पहुंच गया। इस दौरान में एक दफ़ा फिर दस्तक दे दी गई। लगता है कोई बड़ी मुश्किल में है, मैंने खुद गुलामी की, इसलिए परेशानी के आलम में मुसलसल मेरा दरवाज़ा खटखटा रहा है। मैंने अपने अमले से कह रखा था कि रात के किसी भी पहर मेरी ज़रूरत पेश आ जाए तो पहली फुर्सत में मुझे जगा दिया जाए। अगलब इम्कान इसी बात का था कि थाने में आधी रात को कोई टेढ़ा केस आ गया था, जिसे हैंडल करने के लिए मुझे याद किया जा रहा था। लेकिन जब मैंने अपने क्वार्टर का बैरूनी दरवाज़ा खोला तो एक खिलाफ तवक्को सूरत हाल ने मेरा इस्तकबाल किया। मैंने अपने सामने एक उम्र रसीदा बूढ़े शख्स को खड़े देखा। उसने गर्म कंबल ओढ़ रखा था और उसके पास मुझे एक छोटा सा बच्चा भी नजर आया, जो बेहोश था या फिर गहरी नींद सो रहा था। ज़ईफ शख्स के चेहरे से परेशानी मुतरश्शे थी। मैंने तशवीश भरे लहजे में इस्तफसार किया, क्या बात है चाचा, इतनी रात गए मेरा दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो? थानेदार पुत्र, वो मिन्नतरेज लहजे में बोला, मेरा नाम इमाम दीन है। मैं इस वक्त एक मुसीबत में गिरफ्तार हूँ, लेकिन कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं। मैं इधर थाने भी गया था, मगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मजबूरन मुझे आपके क्वार्टर तक आना पड़ा। आप ज़रा अपने अमले को मेरी मदद करने के लिए कह दें तो मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर याद रखूँगा। इस थाने में मेरी तैनाती को अभी सिर्फ 2 दिन ही हुए थे, लिहाजा मैं इस इलाके के बसनीकों को सूरत शक्ल से बिल्कुल नहीं जानता था। इमाम दीन नामी इस शख्स की फरियाद में बड़ा दर्द पाया जाता था। मैंने हमदर्दी भरे लहजे में पूछा, मुझे बताओ तुम्हारा मसला क्या है? मेरा पोता बहुत बीमार है जी, वो रुहासी आवाज़ में बोला। मेरा बेटा निज़ामुद्दीन गांव से बाहर गया हुआ है। मैं अपने पोते सलामुद्दीन को फ़ौरन अस्पताल लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन अस्पताल गांव से 5 मील दूर है और मेरे पास कोई सवारी नहीं है। मैंने थाने के सामने एक टांगा खड़ा देखा है। अगर आप अपने अमले के किसी बंदे को इस टांगे में मेरे साथ अस्पताल भेज दें तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। इमाम दीन अपनी बिपता सुना चुका तो मैंने नरमी से कहा, आओ मेरे साथ। मेरा क्वार्टर थाने के पिछवाड़े बना हुआ था। मैं इमाम दीन की दरख्वास्त पर इसे थाने वाले हिस्से की तरफ ले जा रहा था, ताकि इसके पोते सलामुद्दीन को अस्पताल भिजवाने का बंदोबस्त कर सकूं। मेरे इस ताउन पर वो बार बार मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था। इस मुख्तसर से चंद गज के फासले के दरमियान मैंने उससे पूछा, तुम्हारे पोते को हुआ क्या है? थोड़ी देर पहले तक सलामुद्दीन दर्द की शिद्दत से दोहरा हो रहा था थानेदार साहब, उसने अपने पोते को कंबल के अंदर छुपाते हुए बताया। हमने तमाम घरेलू टोटके आजमा कर देख लिए, मगर किसी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मजबूरन इसे अस्पताल ले जाने का फैसला किया गया, लेकिन ये यहाँ तक पहुँचते हुए सो गया है। या तो ये तकलीफ़ की ज़्यादती से हुआ है या फिर बेहोश हो गया है। हाँ, ऐसा हो सकता है, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। फिर पूछा, सलामुद्दीन किस किस्म की तकलीफ़ में मुब्तला था? बस जी, पेट को पकड़ पकड़ कर चिल्ला रहा था, उसने जवाब दिया। बच्चा दिन भर पता नहीं क्या अला बला खाते रहते हैं, और आजकल तो मौसम भी काफ़ी ठंडा हो रहा है। मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए इमाम दीन से इस्तफसार किया, तुम्हारा बेटा निज़ामुद्दीन कहाँ गया हुआ है? वो कोट लखन गया है जी, उसने बताया। कल किसी वक्त वापस आएगा। बच्चे की दोनों बहनें और माँ सख्त परेशान हैं। मैं इन्हें घर में छोड़कर इधर आया हूँ जनाब। परेशान होने की ज़रूरत नहीं चाचा, मैंने तसल्ली भरे अंदाज में कहा। मैं अभी तुम्हारे पोते को अस्पताल पहुँचाने का बंदोबस्त करता हूँ, तुम हौसला रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वैसे तुम्हारा बेटा करता क्या है? अपना ख़ानदानी काम है सरकार, वो सादगी से बोला।
पेशे के एतबार से मैं मोची हूँ। घर के अंदर ही मैंने दुकान बनाई हुई है। निजामुद्दीन मेरे साथ ही होता है। हम नए जूते भी तैयार करते हैं और पुराने जूतों की मरम्मत भी करते हैं। आप इस इलाके में नए आए हैं, इसलिए मुझे नहीं जानते। आप कभी मेरी दुकान पर तशरीफ़ लाएं, आपके लिए कोई जूता तैयार करके मुझे खुशी होगी। इमामुद्दीन, तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं इस इलाके में नया हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। अभी 2 दिन पहले ही यहाँ के थाने में मेरी पोस्टिंग हुई है। तुम अपने पोते के मामले से निमट जाओ, फिर मैं तुम्हारी दुकान का चक्कर लगाऊंगा। सत बिस्मिल्लाह जी, वो ममनूनियत भरी आवाज़ में बोला। ये मेरी खुश नसीबी होगी। आपका जब दिल चाहे मेरे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाएं। हम बातें करते हुए थाने के सामने पहुंच गए। इसी वक्त मेरी निगाह एक कांस्टेबल पर पड़ी। मैंने इशारे से उसे अपने पास बुला लिया। वो मेरे नज़दीक पहुंचकर मुझे सल्यूट करते हुए बोला, यस सर। तुम्हारा नाम नवेद अहमद ही है ना? मैंने शबीना ड्यूटी वाले इस कांस्टेबल के चेहरे पर निगाह जमाते हुए पूछा। जी मलिक साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने सवाल किया, थाने में सब ठीक चल रहा है ना? जी बिल्कुल, वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे तकते हुए बोला। आप अभी तक सोए नहीं? सब खैरियत तो है ना? अगर सब ठीक चल रहा होता तो इतनी रात को मुझे अपने क्वार्टर से उठकर यहाँ ना आना पड़ता नवीद, मैंने खफगी आमेज अंदाज में कहा। फिर टांगे की जानिब इशारा करते हुए इससे पूछा, क्या तुम टांगा चलाना जानते हो? मलिक साहब, ये कौन सा मुश्किल काम है? वो बड़े एतमाद से बोला। आप हुक्म करें, करना क्या है? इमामुद्दीन का पोता बहुत बीमार है, मैंने कांस्टेबल से कहा। जल्दी से टांगा जोतो और इन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाओ। मेरी बात समझ में आ रही है ना? मैं समझ गया मलिक साहब, वो फर्मा बरदारी से बोला। आप फिक्र न करें, मैं अभी आपके हुक्म की तामील करता हूँ। नवीद, मेरी एक बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। ये थाना 9 to 5 वाला कोई सरकारी दफ्तर नहीं है। यहाँ पर राउंड द क्लॉक है। जिस वक्त जो भी फरियादी हमारे पास आए, हमें इसकी मदद करना है। अगर तुम लोगों ने इमामुद्दीन की बात तवज्जो से सुन ली होती तो ये अपने मसले के हल के लिए मेरे क्वार्टर तक ना पहुँचता। वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखने के बाद नदामत आमेज लहजे में बोला, मैं आपकी हिदायत को हमेशा याद रखूँगा मलिक साहब। मैं इमामुद्दीन को कांस्टेबल नवीद के हवाले करके अपने क्वार्टर में आया। ठंडे ठार बैरूनी माहौल से दोबारा गर्म बिस्तर में घुसना बड़ा सकून बख्श और खुशगवार तजर्बा था, और इस आरामदह सूरत हाल ने मुझ पर कसलमंदी तारी कर दी। अब फाइलों में मज़ीद दिमाग खपाने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। मैंने एक तवील जमाई ली और मज़कूरा फाइलों को बिस्तर के करीब पड़ी चौबी मेज़ पर रखा और ख़ुद को नींद के हवाले कर दिया। ज़िला टोबा टेक सिंह की तहसील पीर महल से ताल्लुक़ रखने वाले इस थाने का इंचार्ज मुझे हंगामी बुनियादों पर सौंपा गया था और 2 रोज़ कबल ही मैं यहाँ तैनात हुआ था। मुझसे पहले यहाँ के थाना इंचार्ज का नाम कादिर बख्श था, जो ख़तरनाक डाकुओं से मुकाबला करते हुए अपनी जान की बाजी हार गए थे। मेरी मालूमात के मुताबिक कादिर बख्श शहीद नहायती उसूल परस्त और ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे। इनकी शहादत ने पुलिस डिपार्टमेंट को हिला कर रख दिया था, लिहाजा मुझे फौरी तौर पर पीर महल के इस थाने में तैनात कर दिया गया ताकि मैं कादिर बख्श के मिशन को पूरा कर सकूं। आजकल तो ज़िला टोबा टेक सिंह खासा तरक्की याफ्ता हो गया है और पीर महल तहसील की अपनी एक शान और आन है। मोटरवे और दीगर बाईपास ने आमदोरफ्त के मामलात को नहायती सहल कर दिया है और ज़रूरत ज़िंदगी की हर शय यहाँ मिल जाती है। मगर ये जिस ज़माने का वाक़या है, इन दिनों पीर महल एक बड़ा कस्बा नुमा देहात हुआ करता था। मेरे थाने की हुदूद में कोट लखन चक 338 गाफ बे, हयात नगर चक 720 गाफ बे, रजाना और चक 672/13 गाफ बे वगैरह वगैरह गांव देहात शामिल थे। चक 720 गाफ बे से 10 मील के फासले पर आज आपको जो कमालिया वाइल्ड लाइफ पार्क देखने को मिलता है, वो इस दौर में पीर महल जंगल कहलाता था और इसी जंगल में सफाक डाकुओं ने यहाँ के थाना इंचार्ज कादिर बख्श को एक खूनी मुकाबले में शहीद कर दिया था। पीर महल और इस थाने के बारे में तफसीलात बयान करना इसलिए भी ज़रूरी समझता हूँ कि ज़ेर नज़र कहानी इसी माहौल और पस मंज़र के गिर्द घूमती है। अगली सुबह मैं तैयार होकर थाने पहुँचा तो मैंने कांस्टेबल नवीद को अपने कमरे में बुला लिया। नवीद ने मेरे सामने हाजिर होकर मुझे सलाम किया। मैंने उसके सलाम का जवाब देने के बाद इस्तफसार किया, रात तुमने इमामुद्दीन और उसके पोते को बखैरियत पीर महल अस्पताल पहुंचा दिया था? जी मलिक साहब, उसने इस बात में जवाब दिया।
फिर दिलचस्पी भरे लहजे में मुझसे पूछा, ये बाबा कौन था सर जी? था एक मुसीबत ज़दा बेचारा, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर एक फौरी ख्याल के तहत सवाल किया, क्या तुम इसे नहीं जानते? नहीं मलिक साहब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैंने पिछली रात से पहले इस बाबे को कहीं नहीं देखा। जान पहचान तो बहुत दूर की बात है जनाब। मैं उलझ कर रह गया। लम्हाती सोच विचार के बाद मैंने कांस्टेबल से दरियाफ्त किया, नवीद तुम किस गांव से ताल्लुक़ रखते हो? उसने रसान भरे लहजे में जवाब दिया, चक 720 गाफ बे। इस थाने की एक जानिब चक 720 गाफ पे और दूसरी तरफ चक 672/13 गाफ पे वाक़ था। इमामदीन यकीनन इन्हीं दो देहातों में से किसी एक का रहने वाला था। नवीद के जवाब ने मुझे मज़ीद उलझा दिया था। कमाल है, तुमने इमामदीन मोची को नहीं जानते? मैंने कांस्टेबल की आंखों में देखते हुए कहा, इसने मुझे बताया था कि वो यहाँ करीब ही के किसी गांव से आया है। मलिक साहब, मैं अपने चक के अलावा आले दुआले के तमाम चक और गांव देहात से भी अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। वह गहरी संजीदगी से बोला, चक 672 गाफ पे में इमामदीन नामी एक मोची रहता तो है, लेकिन गुज़िश्ता रात मैंने जिस बाबे को अस्पताल पहुँचाया है वो इमामदीन मोची नहीं था। फिर इस बुढ़े शख्स ने मुझसे गलत बयानी क्यों की? मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा, मैं तो यहाँ पर बिल्कुल नया हूँ। इन 3 दिनों में मैंने बमुश्किल अपने स्टाफ के नाम याद किए हैं। इमामदीन को मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और वो भी मौसम सरमा की एक यकबस्ता रात में? मैंने खुद देखा था कि उसने एक 5 साला मासूम से बच्चे को उठा रखा था जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और इमामदीन अपने पोते को फिलफौर अस्पताल लेकर जाना चाहता था। मुझे उसकी हालत पर तरस आ गया और मैंने तुम्हें उसके साथ अस्पताल जाने का हुक्म दे दिया, मगर तुम तो मुझे कोई और ही कहानी सुना रहे हो। मलिक साहब, रात में तो यही समझा था कि वो बाबा आपका कोई पुराना शहनासा है, कांस्टेबल ने ठहरे हुए लहजे में कहा, और फिर इस वक्त आप गुस्से में भी थे, इसलिए मैंने किसी हीलो हुज्जत के बगैर आपके हुक्म की तामील कर दी। मैं गुस्से में इसलिए था कि इमामदीन ने मुझसे आप लोगों की शिकायत की थी। मैंने झुंझुलाहट भरे लहजे में कहा, तुम अगर इमामदीन की फरियाद सुन लेते तो इसे मेरे क्वार्टर का दरवाज़ा न खटखटाना पड़ता। उसने मुझे बताया था कि वो पहले थाने आया था, लेकिन आप लोगों ने उसकी मदद नहीं की। इधर से मायूस होने के बाद ही वो मेरे पास आया था। मलिक साहब, वो बाबा अव्वल दर्जे का झूठा है, कांस्टेबल ने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और उलझन ज़दा अंदाज में पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे इस्तफसार के जवाब में नवीद ने जो कुछ बताया वो तशवीशनाक और हैरत अंगेज़ था। इमामदीन नामी वो बूढ़ा शख्स मेरे पास आने से पहले थाने नहीं गया था और न ही उसने मेरे अमले में से किसी से कोई बात की थी। इस सूरत हाल ने मुझे बेचैन कर दिया। मेरे जहन में यके बाद दीगरे 3 सवालात सर उठाकर खड़े हो गए। अगर वो बूढ़ा शख्स इमामदीन मोची नहीं था तो फिर कौन था? उसने जिस 4-5 साला बेहोश बच्चे को उठा रखा था वो इसका पोता था सलामदीन या नहीं? और अगर कांस्टेबल का बयान दुरुस्त था तो फिर इस मशकूक बुढ़े बाबे ने अपने किस मकसद के हुसूल की खातिर ये तमाम ड्रामा रचाया था? यह हंसी मजाक का कोई खेल तो होने से रहा। मलिक साहब, मुझे सोच में डूबा हुआ देखकर नवीद ने बड़ी बेबसी से कहा, इस बाबे का मामला मेरी समझ से तो बाहर है जनाब। जो चीज़ समझ और अकल से बालातर हो, इस तक रसाई हासिल करने के लिए इंसान को फ़ौरन काम से लग जाना चाहिए। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, लिहाजा तुम पहली फुर्सत में पीर महल अस्पताल रवाना हो जाओ और इमामदीन नामी इस बाबे की खबर लो। अगर वो फ्रॉड नहीं था तो उसका पोता सलामदीन अभी तक अस्पताल में मौजूद होगा और वो बुढ़ा खुद भी। मलिक साहब, वो मुस्तैद अंदाज में बोला, मैं अभी पीर महल के लिए निकल रहा हूँ। नवीद के जाने के बाद मैंने कांस्टेबल आरिफ महमूद को अपने पास बुला लिया। आरिफ का ताल्लुक चक 672/13 गाफ बे से था। मैंने इससे पूछा, क्या तुम किसी इमामदीन नामी मोची को जानते हो? बड़ी चंगी तरह जानता हूँ मलिक साहब, वो बड़े एतमाद से बोला। इमामदीन मोची का ताल्लुक मेरे ही गांव से है। क्या उसके बेटे का नाम निज़ामदीन है? मैंने इस्तफसार किया। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। ये दोनों बाप बेटा अपनी दुकान में काम करते हैं। निज़ामदीन के बेटे का क्या नाम है? सलामदीन, आरिफ ने बताया। निज़ामदीन की 2 बेटियां फरजाना और नाहिद हैं, जिनकी उम्रें अलल तरतीब 10 और 8 साल हैं। सलामदीन अपनी बहनों से छोटा है जो लगभग 5 साल का होगा।
इमाम दीन को अपने पोते से बहुत मोहब्बत है और सलाम दीन भी हर वक्त अपने दादा की बगल में घुसा रहता है। इसकी निज़ामुद्दीन और शबाना दोनों बहुत परेशान हैं इसकी बच्चे की खुदसरी से और इसकी ज़िद से। कांस्टेबल आरिफ ने मुझे जो मालूमात फराहम की, इनमें से बेशतर बातें नाम नेहाद इमाम दीन गुज़िश्ता रात मुझे बता चुका था। अब इस अमर में किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी कि कल निस्फ शब और जो इमाम दीन मेरे क्वार्टर पर आया था वो कोई बहरूपिया था। इस बुड्ढे ने इमाम दीन मोची बनकर जो जज्बाती खेल खेला था, यकीनन इसके पीछे इस बहरूपिये का कोई मकसद पोशीदा था और मुझे हर कीमत पर इस मकसद तक रसाई हासिल करना थी। इस थाने का चार्ज संभालने के बाद जो पहला केस मेरे हाथ लगा था वो अपनी नौयत का एक मुनफरिद, पुरअसरार और दिलचस्प केस था। मलिक साहब, आप इमाम दीन मोची के बारे में ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? कांस्टेबल आरिफ ने बड़े अदब से सवाल किया। क्या इस बुड्ढे बाबे से कोई गलती हो गई है? मैंने कांस्टेबल के सवाल का जवाब देने के बजाय गहरी संजीदगी से कहा, आरिफ, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम 10-15 मिनट में तुम्हारे गांव की तरफ रवाना हो रहे हैं। मैं एक ख़ास मसले पर इमाम दीन से मुलाकात करना चाहता हूँ। आरिफ महमूद ने शक-ज़दा नज़र से मुझे देखा और अताअतमंदी से बोला, जो हुक्म मलिक साहब। कांस्टेबल आरिफ महमूद ने मुझसे किसी किस्म का इस्तफसार नहीं किया था, लेकिन मैंने उसकी आंखों में दर्जनों उलझन भरे सवालात को पढ़ लिया था। फिलहाल उसके किसी सवाल का मेरे पास तसल्लीबख्श जवाब नहीं था। इस वक्त मैं जिस नौयत की सूरत हाल से दो चार था, उसने मेरा भी दिमाग घुमा कर रख दिया था। इमाम दीन मोची का घर चक 672/13 गाफ बे के बस्ती हिस्से में था। थाने से रवाना होते वक्त मैं एएसआई फरहाद बाजवा को खुसूसी हिदायत दे आया था ताकि मेरे ग़याब में थाने के अमले में और थाने के मामलात को हैंडल कर ले। मेरे थाने के अमले में एक एएसआई, एक हवलदार और 3 कांस्टेबल्स थे। थाने की हुदूद के मुकाबले में ये नहायत ही मुख्तसर स्टाफ था, लेकिन मुझे इन्हीं लोगों से अमूर थानादारी निपटाना थे। इस ज़माने में पुलिस डिपार्टमेंट को आज की तरह लामहदूद आसानियाँ और दीगर वसाइल हासिल नहीं थे। हम कच्चे रास्ते को खैर बात कहकर चक के अंदर दाखिल हुए तो सामने से 4 अफराद आते दिखाई दिए। इन पर निगाह पड़ते ही आरिफ चौंक उठा और बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, ये क्या मलिक साहब? क्या कहना चाहते हो आरिफ? मैंने पूछा। हम जिस बंदे के पास जा रहे हैं वो तो इधर ही आ रहा है। तुम्हारा मतलब है कि मोची इमाम दीन? जी मलिक साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। इन 4 अफराद में से जिस शख्स ने नीला सूटर पहन रखा है वो इमाम दीन है। फिर उसने इजाफा किया, इसके साथ मंजूर तेली, सादिक कुम्हार और दिलदार लोहार है। ये चारों सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। ये तो इनसे पूछने पर ही पता चल सकेगा मलिक साहब, कांस्टेबल ने बड़ा माकूल जवाब दिया। वो चारों हमारी जानिब आ रहे थे और हम दोनों उनकी तरफ कदम बढ़ा रहे थे, लिहाजा 1 मिनट के अंदर अंदर हम एक दूसरे के रूबरू थे। कांस्टेबल आरिफ ने जिस नीले सूटर वाले को इमाम दीन मोची बताया था वो अगरचे एक उम्र रसीदा शख्स था, लेकिन ये वो बूढ़ा नहीं था जो गुज़िश्ता रात मेरे क्वार्टर पर आया था और मैंने जिसे इसके पोते समेत अस्पताल पहुंचाने का बंदोबस्त किया था। लो जी, हम तो थाने जा रहे थे और पुलिस खुद ही यहाँ पहुँच गई, इनमें से एक ने हैरत भरे लहजे में कहा। बात ऐसा मुझे पता चला कि वो दिलदार लोहार था। मंजूर तेली ने इमाम दीन की तरफ देखते हुए बड़े इत्मीनान बख्श अंदाज में कहा, चाचा, तुम्हारा मसला तो यहीं पे हल हो गया। सादिक कुमार ने बेयकीनी से मुझे देखा और बड़ी मासूमियत से बोला, नए थानेदार साहब तो बड़े मुस्तैद हैं।